द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, एक्ट नंबर 3 ऑफ 1984। इसकी इनैक्टमेंट डेट है 16 मार्च 1984। इसका प्रियम्बल कहता है दैट दिस इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। तो जो इसका नाम है वही इसका प्रियम्बल भी कहता है कि हम प्रोवाइड करना चाहते हैं कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज होता है उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, इसके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं इस एक्ट में। इसका सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। ये पूरे इंडिया पे लागू होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हट गया है 2019 के अमेंडमेंट से। फिर है सबसेक्शन 3 जो कहता है कि इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है। तो इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 28th डे ऑफ जनवरी 1984। तो इन्फोर्समेंट डेट हुई 28 जनवरी 1984 और इनैक्टमेंट डेट हुई 16 मार्च 1984। अब इसकी डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। इसमें 2 ही डेफिनेशन है। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, मिसचीफ। मिसचीफ की डेफिनेशन भी इन्होंने पूरी नहीं दी है, इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो सेक्शन 425 है आईपीसी का वही मीनिंग है मिसचीफ का इस एक्ट में भी। तो 425 ऑफ आईपीसी जो है वो क्या कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल लॉस या डैमेज कॉज करता है वो पर्सन कहलाता है कि उसने क्या करा है, मिसचीफ किया है। उसको इलैबोरेटली हम आईपीसी जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिर है क्लॉज बी, पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी चाहे वो इमूवेबल हो या मूवेबल हो, इंक्लूडिंग एनी मशीनरी। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मशीनरी। ठीक है, तो अब ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है मूवेबल है इमूवेबल, जो इसमें मशीनरी भी इंक्लूडेड है, वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए या तो ओन्ड बाय या इन द पोजेशन ऑफ और अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के या लोकल अथॉरिटी के या ऐसी कॉरपोरेशन के पोजेशन या ओनरशिप के अंडर या कंट्रोल के अंदर जो एस्टैब्लिश करी गई है बाय अ सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट, या फिर कोई भी कंपनी जो सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट में डिफाइन करी गई है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कंसर्न या अंडरटेकिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बताती है, स्पेसिफाई करती है, वो इंस्टीट्यूशन, कंसर्न और अंडरटेकिंग होगा। मतलब उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो होगी पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोवाइडेड दैट कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन, कंसर्न और अंडरटेकिंग की प्रॉपर्टी को कब नोटिफाई करेगी कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, जब वो इंस्टीट्यूशन, कंसर्न या अंडरटेकिंग फाइनेंस्ड बाय, किसके फाइनेंस है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो उसमें कितना फाइनेंस होना चाहिए गवर्नमेंट का, होली और सब्सटैंशियली, मतलब पूरा होना चाहिए या फिर कंसिडरेबली ज़्यादा होना चाहिए। सारे ही फंड्स गवर्नमेंट ने दिए होने चाहिए या 80% फंड्स गवर्नमेंट ने दिए होने चाहिए, ये मान लो सब्सटैंशियली है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर पार्टली दोनों हो सकते हैं, या फिर पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकती है, या फिर 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकती है जो फंड्स दे रही है इस इंस्टीट्यूशन, कंसर्न या अंडरटेकिंग को। तो इनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो होगी पब्लिक प्रॉपर्टी। फिर है सेक्शन 3, मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन मिसचीफ कॉज करता है कोई भी एक्ट करके किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो क्या नहीं है, सबसेक्शन 2 वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस पर्सन को पनिशमेंट कितनी मिलेगी, अप टू 5 years प्लस फाइन। अब इन्होंने क्या किया है कि सबसेक्शन 2 में अलग प्रॉपर्टी दे दी है जो थोड़ी ज़्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टी, जो डेली में काम आती है, वो प्रॉपर्टी सबसेक्शन 2 में डाल दी है ताकि उसकी मिनिमम पनिशमेंट ये लोग प्रिस्क्राइब कर दें, फिक्स कर दें। तो सबसेक्शन 2 की प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। सबसेक्शन 2 देखते हैं, हुएवर कमिट्स मिसचीफ बाय डूइंग एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पब्लिक प्रॉपर्टी बीइंग। अब इन्होंने ये बता दिया कि कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी आती है सबसेक्शन 2 में, तो वो है कोई भी बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन और अदर प्रॉपर्टी जो यूज़ करी जा रही है इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई, किस चीज़ का, वाटर, लाइट, पावर और एनर्जी। तो वाटर, लाइट, पावर और एनर्जी तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए इसको अलग सबसेक्शन 2 में डाला है। फिर है ऑयल इंस्टॉलेशन, ये भी बेसिक नीड्स हैं। फिर है सीवेज वर्क्स, फिर है एनी माइन और फैक्ट्री, फिर है लास्ट एनी मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या फिर टेली कम्युनिकेशन या कोई भी बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन और अदर प्रॉपर्टी जो उसके कनेक्शन में यूज़ करी गई है। इनकी पनिशमेंट कितनी दे दी है, अगर इस पे आप डैमेज कॉज करते हो, इस पे आप मिसचीफ कॉज करते हो, तो इसकी पनिशमेंट देख के रखिए कि मिनिमम आपको 6 महीने पनिशमेंट मिलेगी, जो हो सकती है 5 साल तक की प्लस फाइन।
प्रोवाइडेड दैट कि अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ इनफ रीजंस हैं जिसके लिए पनिशमेंट कम देनी है 6 महीने से, तो वो कम भी दे सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अपने जजमेंट में कि 6 महीने से कम पनिशमेंट क्यों दी है जबकि प्रॉपर्टी तो ये थी। फिर आते हैं सेक्शन 4 में, मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। तो इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन है वो ऑफेंस कर रहा है, ऑफेंस कौन सा कर रहा है, वो सेक्शन 3 वाला ऑफेंस कर रहा है, चाहे सबसेक्शन 1 में या 2 में, पर वो ऑफेंस कैसे कर रहा है उसका तरीका अलग है। वो कर रहा है डैमेज कैसे कर रहा है प्रॉपर्टी को, मिसचीफ कैसे कॉज कर रहा है, फायर या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से, मतलब या तो वो आग लगा रहा है या फिर वहाँ पे एक्सप्लोजन कर रहा है। तो उस पर्सन की पनिशमेंट इन्होंने कह दी कि वो होगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो चालू होगी, मिनिमम उसको 1 साल की पनिशमेंट मिलेगी और मैक्सिमम उसको मिल सकती है 10 साल की, प्लस इसके फाइन भी उसे लगेगी। प्रोवाइडेड दैट, इसमें भी प्रोवाइजो दे दिया कि अगर स्पेशल रीजंस हैं जो रिकॉर्ड करे जाएंगे तब कोर्ट क्या कर सकती है, जजमेंट दे सकती है 1 साल से कम पनिशमेंट का भी, लेकिन ये जो स्पेशल रीजंस हैं ये जजमेंट में रिकॉर्ड करे जाएंगे। ये था सेक्शन 4, फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से जब मिसचीफ किया जाता है तब पनिशमेंट कितनी होती है वो बताया गया है। फिर है सेक्शन 5, स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग बेल। इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन अक्यूज्ड है या कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस से जो हुआ है सेक्शन 3 में या सेक्शन 4 में, और वो पर्सन क्या है, कस्टडी में है, तो उसको रिलीज नहीं किया जाएगा बेल पे, उसके बॉन्ड पे, नॉट बी रिलीज ऑन बेल और ऑन हिज ओन बॉन्ड। कब तक आप उसको रिलीज़ नहीं करोगे, जब तक कि वो जो सामने वाली, जब एप्लीकेशन आती है ना बेल की, तो वो जो सामने वाली पार्टी है ना उसको आपने क्या नहीं दे दी है, अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन आपने जब तक नहीं दे दी है तब तक कि आप उस अक्यूज्ड को या कन्विक्टेड पर्सन को बेल पे रिलीज़ नहीं कर सकते। हमें ये याद रखना है कि अक्यूज्ड भी और कन्विक्टेड भी, चाहे कोई भी हो, बेल तभी मिलेगी जब सामने वाली पार्टी को उस एप्लीकेशन को अपोज करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब इसमें अक्यूज्ड और कन्विक्टेड दोनों क्यों यूज़ किया हुआ है, हमें ये तो पता है कि अक्यूज्ड को बेल मिलती है बिफोर कन्विक्शन, अक्यूज को बेल मिलती है, ये हमें पता है, पर क्या कन्विक्टेड को बेल की ज़रूरत क्यों है, वो तो हमेशा जेल में रहेगा, नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि जब अपील लगानी होती है ना कन्विक्टेड पर्सन को, तब उसे भी बेल मिलती है और वो भी बेल लेने के लिए एंटाइटल्ड होता है। तो ये है सेक्शन 389 ऑफ आईपीसी जिसमें इसको बेल मिलती है अक्यूज को, 389 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। फिर ये हुआ सेक्शन 5 कि अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं मिलेगी सामने वाले को तब तक ये लोग रिलीज़ नहीं किए जाएंगे। कौन नहीं रिलीज़ किए जाएंगे, अक्यूज या कन्विक्टेड पर्सन। फिर आता है सेक्शन 6, सेविंग। इसमें ये बताया गया है कि जो एक्ट है ये एडिशनल है किसी भी और लॉ को, और ये डेरोगेशन में नहीं है किसी भी और लॉ के प्रोविजन से। कौन सा लॉ देखना है, लॉ जो अभी इन फोर्स है, law for the time being in force, and nothing contained in this act shall exempt any person from any proceeding which might apart from this act be instituted or taken against him। अगर कोई भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग ली जा सकती है किसी और लॉ में, तो ये वाला लॉ से बचाता नहीं है उस चीज़ से, चाहे वो प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन हो या अदरवाइज हो। तो ये था सेक्शन 6। फिर है लास्ट सेक्शन विच इज़ रिपील एंड सेविंग। ये है द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1984। ये जो ऑर्डिनेंस था 1984 का, उसको रिपील कर दिया गया है इस सेक्शन से, इस एक्ट से, और ये कहा गया है नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील एनीथिंग डन या एनी एक्शन टेकन। अगर जो भी चीज़ें हो चुकी है या कोई भी एक्शन ले चुके हैं पहले उस ऑर्डिनेंस के अंदर, उस ऑर्डिनेंस के दौरान, उस ऑर्डिनेंस के अंडर, तो उसे डीम किया जाएगा कि दिस एक्शन वाज टेकन या कोई भी चीज़ करी गई थी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये है सेक्शन 7। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। प्लीज़